नमस्कार आप सभी का फाइनेंस ज्ञानी में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो मुख्य चर्चा है वो है एनपीएस और ओपीएस को लेकर, क्योंकि लगातार एनपीएस के बदलावों को लेकर चर्चा तेज है और ओपीएस को लेकर मांग भी लगातार जारी है। इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया एफपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू उर्वशी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है ओपीएस को लेकर और एनपीएस को लेकर? उर्वशी जी, अभी जो नया अपडेट है, वो इस महीने के शुरुआत में 2 सितंबर को भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का दोबारा से एक गज़ट जारी किया है। जैसा कि जी। आपको पता है कि पहले जो गज़ट आया था 19 मार्च 2025 को आया था और उसके बाद मार्च 25 में गज़ट आने के बाद फिर वो गज़ट आया अप्रैल में, जो डिटेल्ड गज़ट था, जो पीएफआरडीए की साइट पर आया था। अभी उसमें जी। कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। एक बदलाव है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बदलाव है। पहले हम लोग डिमांड कर रहे थे, सरकार ने क्या किया था कि 2 सितंबर से पहले जी। सभी कर्मचारियों के लिए ये कहा था कि 25 साल की सेवा से पहले कोई भी आदमी जी। वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले पाएगा। बंदिश थी 25 साल की नौकरी से पहले। अभी सरकार जी। ने उसमें एक बदलाव किया है और ये कहा है कि आप 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो पेंशन बनेगी, वो अकॉर्डिंग टू 25 साल बनेगी। मतलब कि 25 साल में की नौकरी में अगर फुल पेंशन बनती है, जिसे हम 50% पेंशन कहते हैं, तो आपको 20 साल पर जाने की तो अनुमति दे दी है, वॉलंटरी आप ले सकते हो, लेकिन जी। जो कैलकुलेशन होगी वो 25 साल पर 50% तो 20 साल पे 40% बनेगी। तो हालाँकि हम इसका स्वागत करते हैं कि एक सरकार कम से कम एक कदम चली है और उसने 20 साल जी। पर कोई 20 साल में भी जाना चाहेगा, कोई 22 साल में जाना चाहेगा, कोई 23 साल में जाना चाहेगा। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि कम से कम सरकार ने 20 साल पे जाने की बात सुन ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी सरकार ने जो पेंशन देने की जो व्यवस्था है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। वो ये तो कह रही है कि आप 20 साल की नौकरी के बाद चले जाइए, लेकिन पेंशन देंगे जब वो 60 साल के हो जाएँगे। अगर कोई जी। डॉक्टर है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो आप सोचिए कि 25 साल की उम्र में अगर वो नौकरी में आ गया और उसने सोचा हुँ। कि 30 साल के बाद, यानी कि 55 साल की उम्र पर उसने सोचा कि अब मैं वॉलंटरी लेकर के घर जाऊँगा। तो 55 साल की उम्र में 30 साल की नौकरी के बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो भी उसे पेंशन लेने के लिए 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल की उम्र पर होती है। तो अभी सरकार से जो जी। हमारी डिमांड है कि जिस दिन आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, उस दिन से आप उसे पेंशन देने की घोषणा कीजिए, इस बात का प्रावधान कीजिए। बदलाव हुआ है, इसके अलावा और कोई दूसरा बदलाव नहीं दिख रहा है इस गज़ट में, तो कर्मचारियों को बड़ा इससे मायूसी भी मिली है और हम इसी के लिए कुछ अगले प्रोग्राम भी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, सरकार से लगातार माँग कर रहे हैं कि कर्मचारियों का अंशदान लौटाया जाए और उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन जी। देने की शुरुआत की जाए। ये सब जो बदलाव हुए हैं, अगर हम जानना चाहें कि आप इससे कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं या फिर इस बदलाव की का जो असर है, वो आखिर क्यों पड़ा है? सरकार ने इसको बदला क्यों है? तो उसको आप कैसे समझाएँगे कि इतने अ, समय से जो उर्वशी जी उसका जी। विरोध चल रहा था? तो जी। जी। उर्वशी मैडम, जब जब भारत सरकार ने 24 अगस्त 2024 को जब गजट लाई थी यूपीएस का, जी। तो उसमें 3-4 जो कमियों को लेकर के हमारे डेलीगेशन को बुलाया गया था मिलने के लिए जी। और उस डेलीगेशन में माननीय मंत्री जी थे, पेंशन मंत्री थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, पेंशन के सेक्रेटरी जी। साहब थे श्रीनिवास जी, श्री वी श्रीनिवास साहब, पेंशन के डायरेक्टर साहब थे और भी कई लोग थे उसमें। तब हम लोगों ने 3-4 बिंदुओं पर बात करी थी। हमने ये कहा था कि कर्मचारी की नौकरी को जो आप पेंशन दे रहे हैं, पेंशन की गणना 25 साल की जगह 20 साल पर कीजिए पूरी। 50% जो पेंशन देने का प्रावधान है, वो 25 की जगह 20 साल पे किया जाए। दूसरा, अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसे उसी दिन से पेंशन दिया जाए। तीसरा, कि जो आपने लमसम अमाउंट देने की घोषणा की है, लमसम अमाउंट आप वापस ले लीजिए, कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित जितना बनता है, उसको वापस कर दीजिए। तो ये 3 मुख्य हमारी डिमांड थी। सरकार ने 25 साल से घटा करके वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 20 साल पर जाने की तो अनुमति दे दी, लेकिन बाकी चीज़ों में अभी बदलाव नहीं हुआ। तो बाकी जी। हमारे मुद्दे अभी यथावत हैं, वो हमारी डिमांड जारी है। अभी हमने सेक्रेटरी साहब से टाइम माँगा है, होपफुली हफ्ते 10 दिन में हमको टाइम मिलेगा। अगर मिल जाता है तो हम इस मुद्दे पर फिर से बात रखेंगे और 1 अक्टूबर को उनका ध्यान आकर्षित जी। करने के लिए हम पूरे देश के 100 शहरों से बैलून छोड़ रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी
और माननीय जो पेंशन मंत्री, जो कार्मिक मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उनका जी। ध्यान खींचने के लिए हम 1 अक्टूबर को पूरे देश के 100 शहरों से गुब्बारे छोड़ रहे हैं कि उन्होंने क्या हमारी बात हुई थी, क्या प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, उसको याद दिलाने के लिए। सर लास्ट जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था कि 1 अक्टूबर से आप जो है वो कैंपेन की शुरुआत करेंगे, जिससे आप ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करेंगे। सरकार जिस तरीके से मांगों को लेकर अभी अभी तक उस तरीके से अवेयर नहीं हुई है, उनको अवेयर करेंगे। क्या कुछ और मांगे रहने वाली हैं इस बार? उर्वशी मैडम, हमारी पहले से भी वही डिमांड थी कि सरकार एनपीएस में बदलाव करे या एनपीएस को खत्म कर दे। जी। ये हमारी हेडेक नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है और ये हमारा समाधान भी नहीं है। हमारा समाधान केवल 2 बातों पर है। पहली बात ये है कि कर्मचारी का चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो और चाहे कंपल्सरी रिटायरमेंट हो, किसी भी कीमत पर, चाहे वो नौकरी छोड़ कर के मिड में, जिसे आप रेजिग्नेशन कहते हैं, वो करके जा रहा हो, कर्मचारी का जितना अंशदान है, वो उसे वापस कर दीजिए ब्याज के साथ, जैसा कि जीपीएफ में होता था। तो एक तो हमारी डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है, अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट है या कंपल्सरी रिटायरमेंट है या सुपर एनुएशन है, कोई भी है रिटायरमेंट, तो उस स्थिति में आप 20 साल की सेवा के आधार पर 50% पेंशन की गणना करके उसकी जितनी पेंशन बनती है वो पेंशन दे दीजिए। बस इतनी सी बात है। हमें आपका लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, हमें कई करोड़ रुपए नहीं चाहिए। तो उसी डिमांड को लेकर के हम 1 अक्टूबर को कार्यक्रम कर रहे हैं, ध्यान खींचेंगे उनका। और अगर फिर भी 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक अगर कोई पहल नहीं होती है सरकार की तरफ से, तो 9 नवंबर को हम दिल्ली, देश की राजधानी में जंतर मंतर पर हजारों लाखों की तादाद में जुटेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा ध्येय है, हमने प्लान कर रखा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि मंत्रालय ज़रूर बात करेगा, इस मुद्दे पर कुछ समाधान निकालेगा। पिछले कई सालों में कुछ समाधान निकले भी हैं, लेकिन जितने निकले हैं वो अभी नाकाफ़ी हैं। लंबा समय बीत चुका है, हज़ारों लाखों लोग रिटायर हो चुके हैं और जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो यूपीएस में जाना भी चाहते हैं, जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों के जब वो अपने ऑफ़िसेज़ में जाते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे क्या होगा। ऑनलाइन हो नहीं पा रहा है, ऑफ़लाइन फ़ॉर्म लिए नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन करने के लिए किसी के मतलब जो है जिसे केवाईसी कहते हैं वो अपडेट नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर वो अब नहीं बचा, तमाम तरह की प्रॉब्लम है। सरकार ने एक नियम निकाल दिया कि अब सारे लोग 30 सितंबर तक चले जाएँ यूपीएस में। अरे भाई, कोई जाना चाह रहा है, जो आदमी जो 20 साल में रिटायर हो रहा है, वो भी तो नहीं जा पा रहा है। अगर आपको करना जी। ही था, तो आप सीधे एक स्विच करते, ऑटोमेटिक स्विच कर देते सबको और ये बोलते कि जिसको नहीं पसंद है वो रिटायरमेंट के समय इसमें से एग्ज़िट कर जाएगा, कैलकुलेशन उस बेस पर हो जाएगी। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया, बल्कि पूरे साढ़े 98 लाख कर्मचारियों के हिस्से में केवल और केवल समस्याएँ छोड़ दी हैं। तो वो भी तरीका गलत है, हम चाहते हैं कि मिल कर के सरकार को ये समझाएँ कि ये तरीका ठीक नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद है, आपके पास सारा पूरा जो रिसोर्स सिस्टम है, तो आप सीधे अगर आपको स्विच कराना है तो वहाँ से कराइए। आप जबरिया लोगों को जी। क्यों परेशान कर रहे हैं? पोस्टल डिपार्टमेंट के जो जीडीएस हैं, ग्रामीण डाक सेवक हैं, हज़ारों की तादाद में रिटायर हो चुके हैं। वो बेचारे जाना भी चाह रहे हैं तो नहीं जा पा रहे हैं। या जो लोग अभी स्विच करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ दिल्ली सरकार के जो मुलाज़िम हैं, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी के मुलाज़िम कहते हैं, केंद्र शासित राज्य के कर्मचारी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 18-20 साल की नौकरी में ही रिटायर हो रहे हैं। तो अब उनको लगता जी। है कि एनपीएस से कुछ तो बेहतर है यूपीएस, तो उसमें चले जाएँ। लेकिन अभी पोर्टल ही खुला नहीं है। केंद्र शासित कर्मचारियों के, क्योंकि पोर्टल खुला है केवल और केवल प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। फॉर्म ए2 कोई लेने को तैयार नहीं है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह का जो लोग इसको बना रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि कम से कम जो लोग इस समस्या में हैं, जो एनपीएस के एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे ज़मीनी हकीकत आप जानिए, उनको रखिए अपनी टीम में, उनसे पूछिए, उनसे राय-मशवरा लीजिए और तब किसी चीज़ पर अमल कीजिए। क्योंकि ये जो आप कर रहे हो, एनपीएस 18-22 साल हो गया, वो सक्सेस नहीं हो पाई। अभी 24 अगस्त 2024 से लेकर के सितंबर खत्म हो रहा है 2025 का, यानी कि 1 साल 1 महीना पूरा हो रहा है और आप यूपीएस में 3 बदलाव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यूपीएस में कोई आदमी तैयार नहीं जाने को। यूपीएस भी अभी लोगों की वो चीज़ पूरी नहीं कर रही जो उनका हक है। तो सरकार को चाहिए कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम डेवलप करे ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। ये नहीं कि एक समस्या से निकले और दूसरी समस्या में फँस गए। हो यही रहा है मैडम। तो इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से भी गुज़ारिश करते हैं कि माननीय मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस तरफ आए और ये समस्या जड़ से खत्म हो।
सर, जैसे आपने बोला कि या तो एनपीएस में बदलाव किया जाए या फिर ओपीएस की बहाली की जाए, तब इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर हम सरकार की तरफ देखें तो ओपीएस की बहाली को लेकर तो कोई चर्चा है ही नहीं, और जब एनपीएस में बदलाव हुए तो यूपीएस आया। लेकिन यूपीएस भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का निष्कर्ष किस तरीके से देखा जा सकता है? क्या हल है, या फिर क्योंकि लड़ाई तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है? उर्वशी जी, असल में देखिए, कर्मचारी ओपीएस चाहता है। ओपीएस का मतलब बड़ा सीधा है उसका। जी, सरकार उसका हम तो कह रहे हैं सरकार उसका मोदी पेंशन स्कीम नाम रख दे। ना रहे एनपीएस, ना रहे यूपीएस, ना रहे ओपीएस, और वो बन जाए एमपीएस। और वही ना अच्छा लगे तो नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रख दे। हम सब खुश हो जाएंगे, लेकिन बस 2 प्रावधान कर दे। कर्मचारी का अंशदान उसको वापस कर दे ब्याज सहित। और 20 साल की नौकरी अगर है, उसकी पूरी है, तो 50% दे दे, और 20 साल से कम है तो उसी अनुपात में कम कर दे, हमको इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जो बदलाव कर भी रही है, आप ज़रा सोचिए, मैं एक आपके साथ डेटा रखना चाहता हूँ। सरकार ने जी। पहले अपने अंशदान को 10 से बढ़ा के 14 किया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अपना 40% योगदान दिया, बढ़ा दिया। जहाँ जी, उसको जी। ₹10 देने पड़ते थे, वहाँ आप 14 दे रही है, वो 4% नहीं बढ़ाया, 40% बढ़ा दिया। आप एक बार में 40% बढ़ा रहे हो, और आप एक तरफ कह रहे हो कि पेंशन देना हमारे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। तो दादा, बर्डन है तो फिर आपने 40% कंट्रीब्यूशन और कैसे बढ़ा दिया? ये 40% हुँ। कंट्रीब्यूशन कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। अच्छा, छोड़ देते हैं, इस बात को भी छोड़ देते हैं। आपने कहा कि डेथ एंड डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस स्थिति में हम पूरा पैसा वापस कर देंगे, कर्मचारी का हिस्सा, और उसको ओपीएस देंगे। तो आप सोचिए ज़रा, एक आदमी 10 साल की नौकरी के अंदर मर गया, जी। सपोज़ दैट, तो उसको उसका पैसा वापस मिल जाएगा, और उसको ओपीएस के बराबर पेंशन मिलेगी। और एक आदमी ने 40 साल पूरी नौकरी की, बिना किसी दाग के। आज के समय में बिना दाग के नौकरी करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसने 40 साल नौकरी की, 40 साल नौकरी करने के बाद बेचारा रिटायरमेंट लिया, उसको वही सुविधा देने को तैयार नहीं हो। अगर वो 1 महीने पहले मर जाता, तो दे देते आप। तो ये कौन-सी बात हुई? क्या आप ये चाहते हो कि वो 1 दिन पहले रिटायरमेंट से पहले मर जाए? तो ये बड़ा अप्रत्याशित और निराशाजनक बात है कि जो आदमी इतनी लंबी सेवा देखिए, सरकारी नौकरी करने वही लोग आते हैं जिनका नौकरी के सिवा और कोई चारा नहीं है। उनकी गुज़र-बसर, उनके परिवारों की, वो हज़ारों साल से पिछड़े हुए लोग हैं। मेन मुख्य धारा में नहीं है। वो कोई उद्योगपति, बिज़नेस वाले लोग नहीं है, स्टार्टअप वाले लोग नहीं हैं। वो लोग वो हैं जो भारत की पूरे सिस्टम को रन करवाने में अपना सहयोग देते हैं, और वो उस नौकरी के सहारे उनका, उनके परिवार का, उनके पूरे सिस्टम का पेट पलता है। तो वो अपनी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, कठिन मेहनत के साथ वो नौकरी करते हैं, सिर्फ़ इस उम्मीद में कि जब रिटायर हो जाएँगे, तो उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, और बजाय सुरक्षित रहने के आप असुरक्षित कर रहे हो। तो इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, जब आपने एनपीएस में वो सुविधा दे दी, तो वही रिटायरमेंट पे दे दो। 20 साल के बाद जिसका रिटायरमेंट होता है, पूरी पेंशन दे दो। 20 साल के पहले हो रहा है रिटायरमेंट, तो कम दे दो। उसका पैसा वापस कर दो। जी। मतलब 1 दिन पहले मर जाए तो आप देने को तैयार हो, और अगर पूरी नौकरी कर ले तब देने को नहीं तैयार। ये तो बड़ा विरोधाभासी बात हो गई। तो हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, नाम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, चाहे एनपीएस को स्क्रैप करके कर लो, और चाहे तो एनपीएस में कुछ बदलाव करके कर लो, लेकिन ये बात कर लो, इस बात की पूरी तस्दीक कर लो कि कर्मचारी को न्याय मिल जाए, बुढ़ापे की जो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा है, वो मिल जाए उसे। सर, एक सवाल मेरे मन में और था कि काफ़ी लंबे समय से मैंने देखा कि आप कई सारे राज्यों पे जाकर बहुत सारी सभाएँ कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या आपको वहाँ जाके ऐसा लगा कि कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो यूपीएस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? नहीं मैडम, देखिए, पहली बात मजबूरन तो ही, ये या है फिर? कि नहीं, 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 बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं आपको कई सारे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। बहुत लोग हैं जी, जो भी यूपीएस में जाना चाहते हैं, वो मजबूरन जाना चाह रहे हैं। जी, वो जिनकी नौकरी मुश्किल से 15, 20, 22 साल की है, उनकी मजबूरी है। वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, पैसा हमें नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बेहतर पेंशन मिल जाएगी। जब तक हम जी, ज़िंदा, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता कि रिटायरमेंट के बाद कितने दिन ज़िंदा रहेंगे। लेकिन उनके साथ भी एक धर्म संकट है कि वो अगर यूपीएस ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई 22 साल की नौकरी में रिटायर हो गया, और 22 साल का जितना भी कंट्रीब्यूशन उसका था, उसने सारा दान कर दिया सरकार को। इस उम्मीद में कि 22 साल की नौकरी में उसे लगभग-लगभग 44% पेंशन मिल जाएगी, और मान लीजिए उसके मन में ये डर है कि अगर वो 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर मर गया कहीं,
तो उसकी जो स्पाउस को जो पेंशन मिलेगी वो केवल 60% रह जाएगी, वो घट जाएगी। और कहीं अगर वो भी जी। 2-1 साल में मर गई, तो उसके पैसे भी चले गए और उसको पेंशन भी ठीक से नहीं मिल पाई। तो ये यूपीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यूपीएस एक पेंशन का एश्योरेंस तो देती है, लेकिन लाइफ का एश्योरेंस तो नहीं देती। जब आपने पेंशन का एश्योरेंस दिया तो सबसे पहले आपको लाइफ का एश्योरेंस देना पड़ेगा कि भाई अगर आपके साथ बीच में हादसा हो गया, तो जो पैसा आपने छोड़ा था, वो पैसा आपके नॉमिनीज को दे दिया जाएगा। या फिर आप यूपीएस में इस बात की व्यवस्था कर देते, तो कुछ हद तक लोग तैयार हो जाते। तो मजबूरन लोग, कुछ लोग जो रिटायरमेंट के करीब बैठे हैं, वो मजबूरी में यूपीएस में जा रहे हैं। अदरवाइज किसी को यूपीएस से कोई लेना देना नहीं है। आदमी कह रहा है जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो हम फिर अनसर्टेनिटी के साथ यूपीएस में, एनपीएस में बने रहेंगे, तब का तब देखा जाएगा और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो यूपीएस में हम भी जा करके, अभी मैं ईटानगर गया, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गया, वहाँ सैकड़ों कर्मचारी इकट्ठे हुए। फिर मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गया, उसके पहले मैं भोपाल गया, उसके पहले मैं सहारनपुर गया, फिर बनारस गया, उसके पहले मैं चंडीगढ़ गया, उसके पहले मैं श्रीनगर गया, जम्मू कश्मीर। तो पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को हम बताते भी हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हमारी लड़ाई कहाँ तक पहुंची है, क्या मिल चुका है और क्या मिलना अभी बाकी है। हम हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, सरकार को समझाने का काम करते हैं, सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं, और जरूरत पड़ती तो है सरकार के साथ लड़ने का भी काम करते हैं, लड़ते भी हैं। तो हमारा जी सर। काम सरकार से लेना देना है, पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं है। हम यही लोगों को बताते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो गैर पॉलिटिकल दिखे, हमें हम पर किसी पार्टी का ठप्पा ना लगे, हमारा फोकस ये रहता है। हमारे कर्मचारी कई बार नादानी में क्या होता है कि कुछ लोग उनको सेंसिटाइज करके एक तरीके से मिसगाइड कर देते हैं। लड़ाई जब पॉलिटिकल हो जाती है तो सरकारें भी ये सोचने लगती हैं कि ये तो कर्मचारी है ही नहीं, ये तो किसी पार्टी के एजेंट हैं। तो उससे फिर जो मिलने वाली चीजें होती है उनमें डिले होता है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है, टेबल टॉक करने में दिक्कत आती है। तो कोशिश ये भी करते हैं कि हम लोगों को जगा सकें कि ये लड़ाई पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है, सरकार के साथ है, और सरकार के साथ, सरकार में कोई भी हो, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, वो सरकार होगी और उससे हमें लेना है, उसके साथ हम इसी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। सर, आपने अभी सरकारी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात की थी, तो अगर हम ओपीएस और एनपीएस का जो फिस्कल बर्डन है उसको समझना चाहें। देखिए, सरकार बार बार कहती है कि ओपीएस एक बहुत बड़ा फिजिकल बर्डन हो सकता है। तो मैंने अभी अपनी पिछली बात में ये कहा कि सरकार ने जब 40% अंशदान बढ़ा दिया, 10 से जी। बढ़ा करके 1 अप्रैल 2019 को 14% कर दिया, तब सरकार को ये नहीं लगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मैडम, दावे के साथ और रिसर्च करने के बाद कह रहा हूँ कि आज से 10 साल के बाद सरकार एनपीएस जी। अपने आप खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि जब पे कमीशन आएंगे आएंगे तो सैलरी का जब स्ट्रक्चर बदलेगा, जब बेसिक सैलरी में मतलब जो है बढ़ोतरी होगी, तो उस समय जब सरकार जो 14% डाल रही है एनपीएस में, वो डालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, 24 अगस्त 2024 को सरकार ने 14 से बढ़ा के 18.5 कर दिया है। अब 20% के आसपास पहुंच गए टोटल सैलरी का। तो आप समझिए कि जी। 18.5% डाल पाना तो लगभग लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो सरकार जो ये बात कह रही है कि ओपीएस देना बहुत बड़ा बर्डन है, तो ओपीएस से तो बड़ा बर्डन यूपीएस है, जिसमें आप 18.5% डाल रहे हो। उससे बड़ा बर्डन एनपीएस कल हो जाएगा। आप 2004 में लेकर के आए और अभी मुश्किल से 22 साल हुए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 22 और 10 32 32 साल के अंदर एनपीएस ऑटोमेटिकली खत्म करेगी सरकार। हमें पेंशन देगी कि नहीं देगी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एनपीएस को सरकार नहीं चला पाएगी। इसीलिए हम सरकार से कह रहे हैं, आप जो भी मैनेजमेंट कर रहे हो वो अलग से करते रहो, हमारा पैसा लेते रहो। उस पैसे पर जितना एक्स्ट्रा ब्याज आए वो आप अपने कॉर्पस में डाल लो, हमारे वाले हिस्से पर जीपीएफ की तरह फिक्स ब्याज की गारंटी दे दो। हमारे कर्मचारी जो पैसा आज 10% कटवा रहे हैं, 98.5 लाख लोग, आप समझिएगा मैडम, 98.5 लाख लोग 12,000 करोड़ कटवा रहे हैं हर महीने। अगर सरकार हमारे हिस्से पर ब्याज की गारंटी दे दे, फिक्स ब्याज की जैसे जीपीएफ में देती है, तो ये 12,500 करोड़ रुपए बढ़ करके कहीं 36 और 40,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जब 40,000 करोड़ रुपए मार्केट में फ्लो करेगा, मार्केट में इन्वेस्ट होगा, तो उससे भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बैकअप मिलेगा, बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। तो मैं ये बात कहना जी। चाहता हूँ कि अगर आप हमें जीपीएफ की तरह ब्याज की गारंटी देते हैं, तो मार्केट की लिक्विडिटी को हम 2-3 गुना बढ़ा देंगे। आप इस चीज को समझिए।
हमें बशर्ते रिटायरमेंट पर पेंशन की गारंटी दे दो, हमारे पैसे की वापसी की जी। गारंटी दे दो, बस इतनी सी बात है। ये करना आसान है, एनपीएस को चला के रखना मुश्किल है और आगे और भी मुश्किल हो जाएगा। सर, मैंने अभी हाल ही में आपका एक स्टेटमेंट देखा था जिसमें आपने बोला था कि ओपीएस की जो लड़ाई है वो 80% तक आपने जीत ली है, बस 20% बाकी है। तो कब तक समझ ले कि 20% का जो ओपीएस बहाली का नोटिफिकेशन है वो लोगों तक पहुंचेगा? देखिए उर्वशी जी, ये बात सच है कि हमारी डिमांड ओपीएस है, सरकार एनपीएस से लेकर के यूपीएस तक आई है। और यूपीएस में मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सपोज दैट मैं उन सभी लोगों के लिए जिनकी नौकरी 25 साल या 25 साल से ज्यादा है, उनके जी। केस में क्या है कि सरकार ये कहती है कि जो यूपीएस में 10% एम्प्लॉई का जा रहा है और 10% जो सरकार डाल रही है, उसके अलावा जो 8.5% अलग पूल कार्पस में डाल रही है, वो कैलकुलेशन में मायने नहीं रखता क्योंकि कैलकुलेशन में उसका कोई रोल नहीं है। तो सरकार ये कह रही है कि 10+10 में से भी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इम्प्लॉय 60% तक विड्रा कर सकता है। लेकिन अगर वो जितना विड्रा करेगा उतनी ही उसकी पेंशन कम हो जाएगी। अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है, वो 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद रिटायर हो गया और उसने यूपीएस ले लिया था। तो यूपीएस में सरकार उसको जो लमसम अमाउंट देगी, तो वो लमसम अमाउंट इतना बैठेगा कि जो उसका 25 साल तक अमाउंट डिडक्ट हुआ है, 10+10 में से 10 वाला हिस्सा, उसमें से जी। उसको 10 में से 2 रुपए वापस मिल जाएंगे, बचे 8 रुपए। अगर वो 8 रुपए निकाल लेता है 10+10 में से, जो उसका 8 रुपया बच गया ब्याज सहित, अगर उस पैसे जी। को भी वो निकाल लेता है तो उसको 50% की बजाय 30% पेंशन मिलेगी डीए के साथ। तो हमारी जो कटौती होने के बाद, मतलब पैसा निकालने के बाद जो पेंशन में कटौती हुई, वो 50 से घट करके 30 पे आ गई, यानी कि 20% का नुकसान हुआ। तो हम ये बात कह रहे हैं कि हम 80% लड़ाई जीत गए और ये जो 20% वाली बात बची है, ये सरकार अगर और पूरा कर देगी तो यूपीएस ही अपने आप ओपीएस बन जाएगी। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि सरकार, देखिए सरकार का एक पैटर्न है, वो बदलाव के माध्यम से ही ओपीएस की तरफ बढ़ रही है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो बदलाव के माध्यम से बढ़े या एनपीएस यूपीएस को खत्म करके आगे बढ़े। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सरकार ओपीएस की तरफ आगे बढ़े और वो बढ़ रही है। हम धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है सरकार हमारी बात को सुनेगी, इस चैनल के माध्यम से भी उन तक बात पहुंचेगी और ये जो 20% की जो समस्या बची है इसको भी पूरा करेगी। जी सर, सवालों का तो सिलसिला हो चुका है, लेकिन सर अब इसमें हमारा एक छोटा सा स्पेशल सेगमेंट भी है जिसमें हम 3 राउंड करेंगे और तीनों में आपसे 3-3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट जो हमारा राउंड है वो है 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। इसमें आपको 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओपीएस इन 1 वर्ड। लेके रहेंगे, हर हाल में लेके रहेंगे। यूपीएस इन 1 वर्ड। तब तक नहीं जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का प्रावधान और 25 साल की जगह 20 साल पर पेंशन की गणना ना हो। ओके। एनपीएस को लेके एक बड़ा मिथ क्या है? वो लोग समझते हैं कि एनपीएस एकदम बेकार है, ऐसा नहीं है। जिसकी लंबी नौकरी है, सपोज दैट कोई आदमी 40 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ। मान लीजिए दो आदमी हैं, आदमी ए और आदमी बी, और दोनों एक जी। ही ग्रेड पे पर थे, दोनों एक ही समय रिटायर हुए और एक ने एनपीएस से पेंशन ली और एक ने ओपीएस से पेंशन ली। और दोनों ने काम क्या किया कि एनपीएस वाले ने एनपीएस अमाउंट में से अपना हिस्सा निकाल लिया, यानी कि जितना कॉर्पस था उसमें से 40-41% निकाल लिया, तो सरकार वाला हिस्सा वहीं रह गया। अब उसने क्या किया, एनपीएस वाले ने सरकार वाले हिस्से को इन्वेस्ट कर दिया और उससे पेंशन लेना शुरू किया। ओपीएस वाले ने क्या किया, अपना हिस्सा निकाल लिया और लास्ट बेसिक का आधा प्लस डीए लेना शुरू किया। और सपोज दैट 1 साल के बाद दोनों मर गए। अब देखिए दोनों की पेंशन में कितना अंतर था। एनपीएस से जो पेंशन बनेगी लंबी नौकरी वाले को, वो ओपीएस वाले की पेंशन से कम 30 से 40% कम होगी, यानी लगभग लगभग दोगुने का मान लीजिए अंतर, दोगुने से थोड़ा कम। तो सपोज दैट कि एनपीएस वाले को पेंशन बनी 1 लाख रुपए और ओपीएस वाले को पेंशन बनी 1.5 लाख रुपए, इतना अंतर हुआ। मान लीजिए 1 साल के बाद दोनों मर गए, तो जी। ओपीएस वाले की जो स्पाउस होगी उसकी पेंशन 60% रह जाएगी, यानी अगर 1.5 लाख है तो मोटा मोटा
90,000 रह जाएगी। लेकिन एनपीएस जी, वाले की जो पत्नी होगी या स्पाउस होगा, उसकी पेंशन कम नहीं होगी, क्योंकि वो एन्युटाइज्ड पेंशन है, वो 1 लाख की 1 ही लाख रहेगी। अब दोनों में देखिए 1 साल के बाद अंतर आ गया, एनपीएस की पेंशन 1 लाख हो गई और ओपीएस की पेंशन 90,000 रहेगी। अब सपोज़ दैट कि 1 साल बाद उनकी पत्नियाँ भी मर गईं और बच्चे दोनों के बड़े हैं, माइनर है नहीं, तो ऐसे केस में ओपीएस वाले को तो अब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एनपीएस वाले की स्पाउस मर गई तो उसके जो नॉमिनीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको वो पैसा जो पैसा उसने एन्युटी में लगाया था, वो 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है या 50 लाख है, 40 लाख है, वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा। ये एनपीएस का एक प्लस पॉइंट है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सब की स्थिति ऐसी नहीं होती कि हर आदमी रिटायरमेंट के बाद 20 साल ज़िंदा रहे। तो जी, जिनकी जैसे हमारा ऐसा मानना है मैडम कि जिनको कोई गंभीर बीमारी है, मान लीजिए कोई लाइलाज बीमारी है, किसी को कैंसर है या किसी को हार्ट की ऐसी डिज़ीज़ है कि वो 1 ही आध साल का मेहमान है, डॉक्टर ने बोला लंबा नहीं चलेगा, तो हम उसके पेट पर ओपीएस ओपीएस करके लात नहीं मार सकते। तो वो ये चाहेगा कि अगर वो नहीं भी रह जाए, तो कम से कम अपने ना रहने के बाद भी एक हैंडसम अमाउंट अपने परिवार को दे पाए, तो ये एनपीएस की एक खूबसूरती भी है। ऐसा नहीं कि स इसीलिए हम सरकार से बार-बार कहते हैं और सबसे ख़ास बात कि कोई भी ब्यूरोक्रेट क्योंकि ब्यूरोक्रेट 30 से 32-35 साल की नौकरी में आते हैं, उनके लिए एनपीएस में एक बहुत बड़ा कार्पस इकट्ठा होता है। कभी भी कोई ब्यूरोक्रेट एनपीएस को स्क्रैप नहीं करेगा। वो जब भी रखेगा एक विकल्प के तौर पर ओपीएस रखेगा और इसीलिए हम विकल्प के तौर पर माँगते हैं कि रिटायरमेंट पर हमें ऑप्शन दे दीजिए कि हम चाहें तो एनपीएस वाली पेंशन ले लें और हम चाहें तो सरकार वाला अंशदान सरकार को वापस कर दें और ओपीएस वाली पेंशन ले लें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनपीएस सिरे से नकारी नहीं जा सकती, उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन शॉर्ट सर्विसेज़ के लिए एनपीएस बहुत खतरनाक है। इसीलिए सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें लास्ट रिटायरमेंट पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर, कंपल्सरी रिटायरमेंट पर ये ओपीएस का विकल्प दिया जाए। ओके। तो इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, जो है मिथ जी। वर्सेस रियलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ओपीएस हमेशा ही एनपीएस से ज़्यादा बेहतर है? ये मिथ है या रियलिटी है? ये मिथ है, ये पूरी तरीके से मिथ है। ये वो लोग समझते हैं जो बहुत सेंसिटाइज़्ड हैं। मैंने आपको पूरा एग्ज़ाम्पल दिया, ये पूरी तरीके से मिथ जी, है। जी, कंडीशन पे ओके, डिपेंड करता है, लोगों की जी, सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। ओके। एनपीएस इज़ रिस्की लाइक द स्टॉक मार्केट। जी, बिल्कुल रिस्की है। सपोज़ दैट कि अभी के हालात बहुत ख़राब हैं, हो सकता है आने वाले समय में और ख़राब हो जाएँ। तो हम 5 साल में जो हमारा एनपीएस का जो पैसा है एलआईसी और यूटीआई और एसबीआई में लगा हुआ है। 5 साल पहले 1 यूनिट की कीमत 20 से ₹22 थी, आज की डेट में 47, 48, ₹49 है। अगले 5 साल में ये ₹100 पार भी कर सकती है या ₹150 भी पार कर सकती है और घट भी सकती है। तो ये अनसर्टेन है, मार्केट के अंडर में है और मार्केट जी, ट्रम्प जैसे लोगों के हाथ में चल रही है। तो वो बोलते हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे तो शेयर मार्केट नीचे आ जाता है, वो बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे, तो मार्केट को कुछ लोग चलाते हैं, तो इसलिए एनपीएस रिस्की है। ओके। अ, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है इस राउंड का कि ओपीएस से गवर्नमेंट पर कोई भी बर्डन नहीं पड़ता। ये मिथ है या रियलिटी है? ये भी एक मिथ है। देखिए बर्डन शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था में बर्डन ही शब्द इस्तेमाल होता है। वेलफेयर में जो चीज़ें खर्च होती है, तो बर्डन तो जब आप सड़कें बनाते हो तो भी बर्डन पड़ता है, आप एक भी सड़क मत बनाओ। आप किसी बुजुर्ग को पेंशन मत दो, किसी विधवा को पेंशन मत दो क्योंकि ये सब बर्डन है। आप किसी भी नेता को पेंशन मत दो क्योंकि ये भी बर्डन है। आप किसी मतलब जो है जज को पेंशन मत दो, ये भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद कर दो, पढ़ाना बंद कर दो क्योंकि ये भी बर्डन है। आप लोगों को ज़ीरो इंटरेस्ट पे लोन देना बंद कर दो। अब जब सारा ही करना है तो संसद भवन बनाने की बजाय उसका नाम रख दो संसद मंडी स्थल, क्योंकि उसको बाज़ार बना दो, संसद भी एक बाज़ार है। भारत की सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पवित्र चीज़ अगर आप उसमें बैठ के कहते हो कि ये बर्डन है, तो ये बर्डन आपके लिए शब्द आप पर शोभा नहीं देता है। जो भी लोग इसको बर्डन कहते हैं, जो भी मेरी सांसद, मंत्री, विधायक सबसे अपील है कि इसे बर्डन नहीं, इसे ये कहें ये इन्वेस्टमेंट है। लोगों मानव श्रम के ऊपर, मानव के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट है, ताकि आपके लोग ज़्यादा दिन समय तक सुरक्षित रहें, ज़्यादा लंबी और ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जिएँ। चलिए राउंड 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन-सा एक वो बदलाव है जिसके आ जाने की वज़ह से जो पेंशन सिस्टम है, वो पूरी तरीके से बदला जा सकता है या फिर उसको बेटर किया जा सकता है?
मैंने पहले भी बोला है, सिर्फ एक बदलाव, सिर्फ एक बदलाव, बहुत सिंपल है। यूपीएस की तो जरूरत ही नहीं है। एनपीएस में केवल एक बदलाव, जो 30 मार्च 2021 का जो अमेंडमेंट है, यानी कि रिटायरमेंट पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर, कंपलसरी रिटायरमेंट, कैसा भी रिटायरमेंट हो, सब पर एक विकल्प दे दिया जाए कर्मचारी को कि तुम चाहो तो सरकार वाला अंशदान सरकार को वापस कर दो और उसके बदले में जी। ओपीएस के बराबर पेंशन ले लो। खत्म हो गई बात। एनपीएस ही ओपीएस बन जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैडम, आज इस प्लेटफॉर्म से, अभी तक मैंने इस स्टेटमेंट को पिछले 12 साल में नहीं दिया है। सरकार जी। जिस दिन ऐसा कर देगी, जिनकी भी 30 साल से ऊपर की नौकरी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की मैं बात कर रहा हूं, एक भी आदमी रिटायरमेंट पर ओपीएस में नहीं जाएगा। रिटायरमेंट वाले दिन वो ये कोशिश करेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, वो उसी से पेंशन ले लेगा। लेकिन इस बात का प्रावधान किया जाना चाहिए कि वो चाहे तो सरकारी अनुदान गिव अप करके, सेक्रीफाइस करके, वापस करके ओपीएस का विकल्प ले ले, तो इससे उसको तसल्ली मिल जाएगी। ओके। अगर एक दिन के लिए अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कौन सा ऐसा वो फैसला है जो आप लेना चाहेंगे? 30 मार्च 2021 के गजट का जो नियम है, उस नियम को एक्सटेंड कर दूंगा और बोलूंगा सीधे सीधे कि आज से आपकी ओपीएस बहाल होती है, रिटायरमेंट तक ऐसे ही चलने दो, आपका पैसा सुरक्षित है, आपके पैसे पर इंटरेस्ट की गारंटी देंगे, और आप हमारा पैसा वापस कर दोगे, हम आपको ओपीएस देंगे। सीधी सी बात ओके। है, और हम इससे बेहतर इकोनॉमी करके दिखा देंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओपीएस को लेके अब नेक्स्ट मूव क्या देखने को मिलेगा? सॉरी, आपका आवाज नहीं आया मुझ तक। ओपीएस को लेकर नेक्स्ट मूव क्या है? 1 अक्टूबर को अगर सरकार ने अपने कान नहीं खोले, जी। हमारी आवाज नहीं सुनी, तो 9 नवंबर को आपके खिलाफ मुर्दाबाद होगा, आपके खिलाफ नारे लगेंगे, आपके खिलाफ पुतले जलेंगे, और हमारा लोकतांत्रिक जो तरीका है, उससे आपको विरोध की आवाज सुनाई पड़ेगी। इतनी ऊंची होगी आवाज कि संसद में एक ही आवाज गूंजेगी, पुरानी पेंशन बहाल करो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझाया और अभी तक के जितने भी लेटेस्ट अपडेट आपने दिए हैं एनपीएस को लेकर और ओपीएस की बहाली को लेकर, उम्मीद करते हैं लोगों को आपकी बातों से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और जो-जो उनकी माँगे हैं, उनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी टीम का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।